हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स को बताया गया है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज कंसनट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंसंट्रेशन का, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो टाइप, सेकंड पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? तो पहली है वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है। तो कुछ रिएक्शन होती हैं ऐसी जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट कंसीडर। उनके केस में जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती हैं उनके उस केस में क्या करते हैं कि रेट को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता नहीं सकते कि कैसा रेट क्या है, रिएक्शन का रेट कैसा है, क्योंकि टाइम फॉर चेंज वेरी लेस, क्योंकि बहुत ही कम समय में वो रिएक्शन हो जाती है ना। जैसे एग्जांपल ले लें, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कहते हैं। क्या होता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड बेस मिलाने पे सॉल्ट बनता था और वाटर निकलता था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी, है ना। या फिर आयनिक रिएक्शन कोई भी प्रकार की हो गई, या डिकम्पोजिशन होता है AgVr का लाइट में, वो भी बहुत फास्ट होता है। जितनी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन वाली जो मैकेनिज्म्स होती हैं, फ्री रेडिकल जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो वो भी बहुत ही फास्ट होती हैं रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती हैं तो उनमें टाइम इतना कम लगता है कि हम लोग रेट पता ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई। दूसरी आती है रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पता नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन का एक रॉड पड़ा हुआ है बाहर और वो कितना समय बाद जाके उसमें जंग लग जाता है ना, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। सिल्वर में भी ब्लैकनिंग होने लगती है। ग्रीन डिपोजिशन ऑन बैटरी टर्मिनल, देखा होगा बैटरी लंबे समय तक यूज़ करोगे तो उसके जो टर्मिनल जहाँ पे वायर लगते हैं तो वहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो जाता है हरा कलर का, तो वो भी रिएक्शन के कारण ही होता है। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है, तो इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन बताना बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर बताते किस में? ना ही हम लोग फास्ट रिएक्शन में बता सकते हैं, ना ही वेरी स्लो। तो एक मॉडरेट रिएक्शन जो होती है उसमें हम लोग ना ही वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ना ही वो बहुत ज़्यादा स्लो हो, मतलब टाइम जो लग रहा हो बहुत मतलब मॉडरेट हो, है ना, मीडियम कह सकते हो, हल्का मतलब कि पर्याप्त समय लग रहा हो। ठीक है। तो आल मॉलिक्यूलर रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो सब इसी के एग्जांपल्स हैं। कोवैलेंट कंपाउंड की जितनी भी रिएक्शन है सब मॉडरेट रिएक्शन है। इन केस में क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स किससे डील्स कर रही है? मॉडरेट रिएक्शन से। ठीक है। केमिकल रिएक्शन किससे डील करती है? मॉडरेट रिएक्शन से, ना कि उससे क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन में भी नहीं काम आ रही है, ना ही ये वेरी स्लो रिएक्शन काम आ रही है। ठीक है। चलिए अब आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व पे देखते हैं कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं। दो प्रकार की, एलिमेंट्री, एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अगर सिंगल स्टेप में कोई भी रिएक्शन हो जा रही है तो उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्टेप। ठीक है। और उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होगी और ना ही कोई इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, जनरली यही होगा, जहाँ पे कोई मैकेनिज्म भी नहीं आ रही है, ना इंटरमीडिएट बन रहा है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जा रही है, तो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मैकेनिज्म इसमें होती है और इंटरमीडिएट भी बनता है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आए, सिंगल स्टेप है, मल्टी स्टेप है, कोई मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म होता है, इंटरमीडिएट नहीं होता, इंटरमीडिएट होता है। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ भी रेट का वर्ड यूज़ हो जाए, ROR मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट अगर बोलते हैं ना तो नीचे टाइम आ जाता है। ठीक है। वही रेट को बताता है कि कितने समय में क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो फाइनल RF मतलब हो गया रिएक्टेंट जब फाइनल पोजीशन में कितना था। ठीक है। इनिशियली रिएक्टेंट कितना था, RI। ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई डेल्टा टी, और उसको हमेशा माइनस में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये वाला कैलकुलेट करेंगे, RF माइनस RI अगर केवल लेंगे माइनस हटा के, तो ये रिएक्शन मतलब इसका जो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आता है। ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा पॉजिटिव लाना है हम लोग को, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और प्रोडक्ट में तो PF माइनस P इनिशियल ये कर सकते हैं, इसमें कोई वो ज़रूरत नहीं। इधर माइनस क्यों लगाते हैं समझ में आ गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव लाना है। अगर केवल RF माइनस RI होता तो ये माइनस में आता है आंसर, बट माइनस पहले लगाने से क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना। ठीक है। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है,
डिक्रीज़ करता है ना रिएक्शन के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट यूज़ होता रहता है और प्रोडक्ट बनता रहता है, और एक्सपेरिमेंटली डिक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, वही बात होगी कि टाइम के साथ डिक्रीज होता है। तो एक जनरल रिएक्शन रेट क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन थी वो चल रही थी, ग्राफ के द्वारा समझिए। तो क्या हुआ, रेट उसमें देखा गया, ये जो ग्राफ है, एक अगर आपको रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दें, ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी है, तो ऊपर वाली जो है वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड, नीचे जो दिख रही है रेट ऑफ बैकवर्ड, और जहाँ पे दोनों रेट मिल जाते हैं उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, माइनस आर एफ माइनस आर आई, आर एफ माइनस आर आई पढ़ा था, है ना। तो वही माइनस डी सी आ गया। ठीक है, कंसनट्रेशन की बात हो रही है, कंसनट्रेशन टर्म में लिया गया है। तो अगर हम लोग को प्रेशर के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करेंगे? आपने सबने पढ़ा है पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, गैस लॉ है ना, पी वी बराबर एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो पी तो यहाँ वी नीचे भेज देंगे इधर, तो एन बाई वी आर टी। और एन बाई वी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लीटर क्या होता था? मोलैरिटी होती थी। मोलैरिटी क्या होती है? बेसिकली कंसनट्रेशन ही तो होता है। तो पी बराबर सी आर टी, सी की जगह क्या आ जाएगा? पी बाई आर टी आ गया। तो जहाँ सी था वहाँ पे हम लोग पी बाई आर टी रख दें, तो सी की जगह क्या रख दिया? पी बाई आर टी। बस आ गया प्रेशर के टर्म में क्या? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। और ये एक्स क्या यूज़ किया है? ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। जैसे मान लीजिए दिया रहता है ना 2NH3 दिया हुआ है, ये है ना, प्लस 3H2 दिया हुआ है, तो ये जो 3 है, ये जो 2 है, ये सब क्या है? कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट को हमेशा डिनोमिनेटर में लिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 इन रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। उसमें क्या बोला है कि 1.28 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड। क्या है ये? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 दिया हुआ है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 पूछ लिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन से हम लोग को फॉर्मूला निकाल लिया है ये वाला। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? आर रेट ऑफ SO2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या रेट ऑफ O2 के बराबर हो जाएगा, या रेट ऑफ SO3 के बराबर हो जाएगा। सिंपल है। मगर क्या करेंगे, जो ये जो कॉफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, बोले थे। तो RSO2/2 हो गया। RO2 में कोई भी इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो RO2 का RO2 ही लिखा। RSO3 में 2 था ना यहाँ पे, तो 2 नीचे चला गया। SO2 में भी 2 था यहाँ पे कोफिशिएंट, तो 2 नीचे चला गया। ठीक है, हमको इसमें फॉर्मूले में किसका काम है? SO2 का काम है और SO3 का काम है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 पूछे हैं और डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 दिया हुआ है। डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 मतलब कि SO2 यूज़ हो रहा है रिएक्शन में, और फॉर्मेशन ऑफ SO3 मतलब SO3 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से जब ये दोनों को इक्वल कर देंगे, ये वाला और ये वाला, तो 2 और 2 तो कट जाएगा, तो रेट ऑफ SO2 बराबर रेट ऑफ SO3 हो जाएगा। रेट ऑफ SO2 कितना दिया था? 1.28 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड। बट हम लोग को पता है कि कंसनट्रेशन जो होता है मोल में आना चाहिए, है ना। कंसनट्रेशन जो मोल में आता है, तो ग्राम की जगह मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसका जो मोलर मास है उससे डिवाइड कर देंगे। मास अपॉन मोलर मास होता है ना, मोल का फॉर्मूला। तो ये जब करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो मोल पर सेकेंड में आ जाएगा, तो अपॉन 64 कर दिया गया। तो रेट ऑफ SO3 भी किसके बराबर हो जाएगा? ये जो वैल्यू है जब मोल पर सेकंड में कर दिया SO2 को, तो ये बराबर हो जाएगी मोल मतलब रेट ऑफ SO3 के। तो ये आ गया इधर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? अब हमको वापस से क्वेश्चन के ऑप्शन में देखना है, ग्राम पर सेकंड में दिए हुए हैं आंसर्स, है ना। तो हम लोग को ग्राम पर सेकंड में वापस लाना है। तो रेट ऑफ SO3 जो मोल में दी हुई थी, है ना, अब उसको अगर हम लोग को मास में लाना है, मतलब ग्राम पर सेकंड में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो इसका मॉलिक्यूलर मास है उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा ना। तो SO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 80। ठीक है, 80 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 80 ग्राम पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा जो आ जाएगा ग्राम पर सेकंड में SO3 का आ गया। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल था। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? ठीक है, तो
सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट करता है। अगर रिएक्टेंट आयनिक है या कोवैलेंट है, तो आयनिक वाला अगर रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा तेज चलेगी, ठीक है। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा। जैसे बोला जाए कि आपने रिएक्टेंट ले लिया है, एक आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है, एक आपने पाउडर फॉर्म में लिया है, तो जो पाउडर फॉर्म होता है ना, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, तो वो बहुत अच्छा रिएक्टेंट होता है यूज़ करने के लिए, रिएक्शन के लिए। तो वही चीज़ लिखिए, सरफेस एरिया जो है बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पाउडर ज़्यादा अच्छा है सॉलिड के कंपेयर में, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। साइज ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? साइज ऑफ रिएक्टेंट जितना छोटा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा, रेट भी उतना ज़्यादा। अभी पढ़ा पाउडर वाला एग्जांपल। फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो गैस की सबसे ज़्यादा होती है रेट ऑफ रिएक्शन, फिर उससे कम लिक्विड की, सबसे कम सॉलिड की, ठीक है। सिंपल है। फिर अब पढ़ते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन कौन अफेक्ट करता है, ठीक है, कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कैसे? कि वो जो अपॉन टाइम होता है ना, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है रेट का फॉर्मूला, है ना, C/T। तो टाइम को क्या करता है कैटलिस्ट? कम कर देता है रिएक्शन होने को, वो बढ़ा देता है रेट को, क्योंकि टाइम अगर कम हो गया तो रेट की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, वही चीज़ हो गई, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम हो गया। रेडिएशन और एक्सपोजर टू लाइट, सनलाइट कह लो, तो क्या करता है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, क्यों कैसे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, देखो कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर वो बढ़ा दो तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो और पास आ जाते हैं, फिर उनका कोलिजन होता है और अच्छे से कोलिजन हो पाता है। तो उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी चली जाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, तो उसको अगर क्रॉस करोगे तभी जाके रिएक्शन होगी, तो उसके लिए भी टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करता है? इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। मतलब ये है कि इधर रिएक्टेंट होता है और इधर प्रोडक्ट होता है, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो वही बात होगी कि इंक्रीज़ कर देता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाने से रेट भी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब रेट लॉ को कैसे लिखते हैं? रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं, स्पीड भी कह सकते हैं। पहले तो रेट का टर्म को क्या क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। उसका फिर फॉर्मूला क्या होता है? के रिएक्टेंट की पावर n। वहाँ पे के जो है रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट कह लो, फिर रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट है, और n जो है उसका पावर वो ऑर्डर होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर जो अभी आपने ऊपर पढ़ा n, वो क्या है? सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर क्या क्या होगी? तो वो उनके रेट, जब हम लोग रेट लॉ उनका बनाएंगे, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जब बनाएंगे तो उनके जो रिएक्टेंट में जो पावर्स होंगी, जैसे a की पावर 2, b की पावर 3, तो 2 और 3 को जब ऐड कर देंगे उनका जो सम हो जाएगा वो 5 आएगा ना, तो ये 5 क्या हो जाएगी? ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उनकी जो पावर्स होती है उनका सम कर दें तो रेट मतलब ऑर्डर निकल आता है। ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल आता है वो। एक और चीज़ याद रखना है कि ऑर्डर क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और कोई इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है 2NO + O2 गिव्स 2NO2 इज अ फर्स्ट ऑर्डर, बता दिया क्वेश्चन में पहला ऑर्डर, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन इन द वेसल इज रिड्यूस टू 1/3, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इन्होंने बोला कि वॉल्यूम जो है रिएक्शन, जिस वेसल में रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम जो है रिड्यूस कर दिया जाए 1/3 टाइम्स, तो रेट रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो पहले रेट लॉ लिखेंगे, ठीक है। रेट लॉ कैसे बनाएंगे? रेट का फॉर्मूला हो गया NO की पावर 1, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ था, ठीक बात। फिर उसके बाद ओल्ड रेट क्या था? अब ये कंसंट्रेशन, ये पहले रेट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा? मोल अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो रेट बराबर के R की पावर 1, है ना। R क्या है? मोल अपॉन वॉल्यूम, किसका? NO का ही, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, न्यू रेट में क्या होगा कि V जो है V/3 हो गया, तो 3 जब हो गया नीचे चला गया, तो ये जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना 3, क्योंकि डिनोमिनेटर के भी नीचे आ रहा है फ्रैक्शन में, तो ये ऊपर आ जाएगा।
तो 3 टाइम्स हो गया क्या ओल्ड वाले के, तो वही चीज़ आ गया 3 टाइम्स हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 3rd। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती हैं, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो रिएक्शन की होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन की केवल बात हो रही है, उसमें जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट का, वही उनका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको बताया था ना, NH3 में जैसे 2 लगा हुआ है बाहर, तो 2 जो हो गया वो क्या हो गया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, एक ही स्टेप में होंगी, तो रिएक्टेंट कुछ दिया होगा, है ना, उसमें कुछ लगा होगा, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री, वही स्टोइचियोमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या दिखते हैं, कॉम्प्लेक्स तो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, तो उनका जो ऑर्डर जो होता है वो उस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है जो स्लोएस्ट स्टेप में होता है। अब मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिटरमाइन कर पाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही देखिए लिखा हुआ है RDS, तो वो होते हैं स्लोवेस्ट स्टेप। जो मल्टी स्टेप में भी सबसे जो स्लोवेस्ट होगी, जो सबसे धीमे से चल रही है, वही क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उसी का रेट ला एक्सप्रेशन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर जब रेट ला एक्सप्रेशन बना लेंगे तो उसमें जो पावर्स होगी रिएक्टेंट की, वही उनका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, पावर का जब सम कर देंगे। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में कई सारी स्टेप्स होती हैं ना, तो उनका जब रेट ला बनाएंगे तो रेट ला के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलाउड हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे के आर भी दिख जाए, बी इवन प्रोडक्ट भी दिख जाए, है ना, पावर कुछ भी हो जाए, एक्स या वाई समथिंग, है ना, दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर इंटरमीडिएट वहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, याद रखना है, रेट ला एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट कभी नहीं दिखना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो डिफाइंड ओनली फॉर द नंबर्स ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स और एटम्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन हो रही होती हैं उसमें कितने नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में, उनकी काउंट करने पे जो आता है वैल्यू, वही उनकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ऑर्डर क्या था, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था, ये क्या है, थ्योरेटिकल। इसे इसमें याद रखना है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी जो एलिमेंट्री वाली रिएक्शन, उसमें ही ये मॉलिक्यूलरिटी हम लोग निकालते हैं। अगर बैलेंस नहीं है रिएक्शन तो उसको पहले बैलेंस करेंगे तब मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। मॉलिक्यूलरिटी जो है नेवर बी ग्रेटर दैन 4, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर दैन 3 इज़ रेयर, मतलब 4 से कभी ज़्यादा नहीं होगी और 3 से अधिकतर बहुत कम केसेस में पाई गई है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। तो इन्होंने क्या बोला है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है कभी भी नहीं होगी, वो जीरो भी नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी, फ्रैक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, मगर ऑर्डर होता था, जीरो भी होता था, नेगेटिव भी होता था, फ्रैक्शन भी होता था। ठीक है, तो वही लिखे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम फॉर द होल रिएक्शन नो मैटर द रिएक्शन इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये रट लीजिएगा एज इट इज। मॉलिक्यूलरिटी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड फॉर ईच स्टेप। ठीक है, ये जनरल पॉइंट है बस थ्योरेटिकल। ठीक है, अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तो यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन की बात करें तो रेट कांस्टेंट जो होता है के, है ना, के होता है ना रेट कांस्टेंट, तो उसकी यूनिट कैसे निकाली जाती है, तो उसकी निकालने के लिए सिंपल से एक फॉर्मूला क्या है, 1 कंसंट्रेशन की पावर n-1 और टाइम की पावर -1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, याद रखिएगा। कंसंट्रेशन में मतलब क्या है, मोल पर लीटर। n क्या है यहाँ पे, n जो है ऑर्डर है। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। तो इसमें क्या है, ये फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपको बताना है रेट कांस्टेंट के लिए, जैसे बोल दिया आपको फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है, क्या रेट कांस्टेंट का इसकी यूनिट क्या है, तो 1 कंसंट्रेशन करेंगे तो मोल पर लीटर आ जाएगा, है ना, कि पावर 1 -1, क्योंकि n-1 है और t तो -1 होता ही है। ठीक है, तो ये जब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, है ना, इसके 0 आने से क्या हुआ कि ये तो पूरा कट गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम की पावर -1 ही आएगा, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की जो यूनिट कितनी होती है, पर सेकेंड होती है, s-1, मतलब टाइम -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से ऐसे निकालना है।
अब एक ट्रिक होती है कि अगर आपको कहीं पे ऑर्डर केक लिखा हुआ है और उसकी यूनिट दी हुई है या उसकी वैल्यू के साथ यूनिट दी होती है, तो कैसे पहचाने, एकदम डायरेक्ट देख के इतनी वैल्यू से हम लोग पहचान लें कि कौन से ऑर्डर का है। तो उसमें क्या है, ट्रिक है, ठीक है। बस वो जीरो ऑर्डर के लिए काम नहीं करेगी, बाकी सारे ऑर्डर्स के लिए वो काम करेगी, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर को नहीं पहचान पाएंगे उससे, मगर बाकी सारे ऑर्डर्स को पहचाना जा सकता है। कैसे, जो भी के की यूनिट में जो लीटर की पावर होगी, ठीक है, जैसे इसमें 3 दिया हुआ है तो उसमें बस -1 कर दो, सॉरी +1 कर दो, ठीक है। क्या करना है, फिर से सुनिएगा, जो क्या बोलते हैं इसको, रेट कांस्टेंट जो है के, है ना, उसकी जो यूनिट में जो लीटर की जो पावर होगी x मान लीजिए, तो उस x में आप +1 और ऐड कर दीजिएगा उस पावर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 थी तो 3 में +1 कर दिया तो वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, मतलब 4। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया होता है, L की पावर 2 है, तो 2 में +1 करके क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी ऑर्डर। तो ये बहुत जल्दी निकालने का तरीका है, कि पहचानने का तरीका है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। बस ये जीरो ऑर्डर में काम नहीं करेगी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब दिया हुआ है एक क्वेश्चन और, ठीक है। क्या है, केमिकल रिएक्शन दी हुई है, 2O3 से 3O2 बन रहा है ना, ये तो डायरेक्ट बन रहा है, उसके मगर मैकेनिज्म्स दी हुए हैं 1 2, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे बना, ठीक है। इन्होंने बता दिया फास्ट क्या है, स्लो क्या है स्टेप, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना है रेट लॉ क्या है, इनका रेट लॉ एक्सप्रेशन कौन सा वाला सही है, ठीक है। ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो स्टेप 1 से हमने इक्विलिब्रियम है ना यहाँ पे, तो कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाली, ठीक है। क्या है, इधर सारा क्या चला जाएगा, प्रोडक्ट चला जाएगा, अपॉन रिएक्टेंट कर देंगे। तो ये वाला फर्स्ट स्टेप था जो कि इक्विलिब्रियम में था, है ना। तो O2 ऊपर और एक O इधर, तो ये O इधर, O3 इधर, तो डिनोमिनेटर में चला गया रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से हमने O की वैल्यू निकाल ली। O की वैल्यू क्या होगी, O की वैल्यू यहाँ से निकाला तो यही तो आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम इंटू O3 डिवाइड बाई O2, ठीक बात। अब इधर से क्या है कि हम लोग को पता है कि जो स्लो स्टेप होती है वही क्या होती है, RDS होती है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, स्लो स्टेप होती है। तो स्लो स्टेप वाले को हम लोग ने रेट डिटरमाइनिंग के लिए यहाँ पे क्या लिखा, रेट बराबर के और उसका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, O है और O3 है, तो O और O3 नोट कर लिया। अब यहाँ पे O तो इंटरमीडिएट हो गया ना, आपको पीछे पढ़ाया था कि जब भी हम लोग रेट बताएंगे तो वहाँ पे जो है इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, तभी हम लोग ने ये वाला कैलकुलेट किया था। अब O की जगह ये रिप्लेस कर देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, तो O की जगह मैं ये वाली वैल्यू जो है यहाँ रख दी, तो क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम इंटू O3 बाई O2 अपॉन O3, मतलब इंटू O3। और दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पे भी एक नया कांस्टेंट आ गया, के डैश बांध दिया उसको। और O3 जो है O3, तो O3 की पावर 2 और नीचे O2 था, ऊपर गया -1 में आ गया, तो इसका रेट लॉ आ गया सीधा। बस में क्या करना था कि स्लोएस्ट स्टेप में हम लोग को इंटरमीडिएट मिल रहा था, तो उससे हम लोग को वो ज़रूरत क्या पड़ी कि इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेट में नहीं रह सकता, तो क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। तो अब इसको कैसे हटाएंगे, तो फर्स्ट स्टेप जो फास्ट वाली थी उसमें पता चला कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो एक के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल ली। तो के इक्विलिब्रियम में ओ को हम लोग ने अलग से कैलकुलेट किया, तो के इक्विलिब्रियम ये आ गई वैल्यू ओ की वैल्यू सीधा इसमें पुट किया, फिर हम लोग का आंसर आ गया ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, जैसे कि एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन दी हुई है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी, ए की पावर स्मॉल ए अपॉन करने का बी की पावर स्मॉल बी, ठीक है। ये ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे ध्यान देना है कि जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो होती है वो बराबर होती है, तो जब उसको माइनस करेंगे तो जीरो आएगी ना वैल्यू, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए बनाएंगे के एफ इंटू आर हो जाएगा, है ना। के एफ क्या है, इक्विलिब्रियम सॉरी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और इंटू रेट मतलब रिएक्टेंट, और के बैकवर्ड क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इंटू प्रोडक्ट बराबर जीरो, ठीक है। अब इस पर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू आर बराबर के एफ इंटू पी, जीरो की इधर से इधर भेज दिया, फिर ये सीधा फॉर्मूला एक निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट,
ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम के। ठीक बात। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉस पढ़ते हैं। ठीक है, रेट लॉ क्या क्या है, तो हम लोग को बेसिकली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। तो सिंपल से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क्या है कि ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कोई भी टाइम पे, है ना, कोई भी ऑर्डर के लिए जो हम लोग उसका कंपोजिशन पता करते हैं तो क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लॉज हैं जिनकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे, किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे, कि क्या प्रोडक्ट कितना बच रहा है, कितना मतलब रिएक्टेंट बच रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग को यूज़ आता है रेट लॉ। पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर में ऑर्डर हो गया एन की वैल्यू जीरो, तो रेट बराबर के आर की पावर एन होती थी, एन क्या हो गया जीरो, तो जीरो रख दिया। रेट बराबर के बचा, क्योंकि किसी की पावर भी जीरो करोगे तो वन आ जाएगा ना, तो वन हटा दिया गया, सीधा के लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो इधर से पता चला कि ये जो रेट है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के है। ठीक है, क्योंकि रेट का फॉर्मूला के बराबर आ गया ना सीधा, तो पूछा जाएगा सीधा पेपर में कि कौन सी ऐसी ऑर्डर की रिएक्शन होती है जो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो वो कौन सी हो जाएगी, जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो रेट और टाइम का जब ग्राफ भी बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, रेट जो है टाइम से कुछ उसको फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो वो सीधा कांस्टेंट ही है। ठीक है, सही बात। फिर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, आर नॉट माइनस आर टी बराबर के टी। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है। ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए है। तो आर नॉट माइनस आर टी से क्या समझते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम ड्यूरिंग टाइम टी, या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग टाइम टी। अगर आपको क्वेश्चन में घुमा के पूछ लें, दोनों चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल ये यही पूछना चाह रहे हैं कि आर नॉट माइनस आर टी की वैल्यू क्या है, तो के टी कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम ड्यूरिंग टाइम या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग टाइम, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों की वैल्यू के टी के बराबर होगी। ठीक है, दोनों सेम ही है, आर नॉट माइनस आर टी। आर नॉट हो गया कि इनिशियल समय पे रिएक्टेंट कितना था, आर टी क्या हो गया कि फाइनल टाइम पे वो कितना है। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है जीरो ऑर्डर की, उसका फॉर्मूला होता है आर नॉट बाई टू के। ठीक है, आर नॉट बाई टू के। और आपको कुछ और फॉर्मूला याद करने हैं डायरेक्ट, अगर आपके पेपर में मतलब आता है तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। अगर आपको पूछे 75% कंज्यूम होने के लिए टाइम कितना जरूरी है, या टी 3/4 टाइम्स, है ना, कि वो जो रिएक्टेंट है वो अपना 3/4 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, तो उसमें बस टी हाफ निकाल के आपको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 से, तो आपका टी 75% आ जाएगा या टी 3/4 आ जाएगा। अगर आपको 100% पूछ ले कंप्लीशन की कब वो पूरा रिएक्टेंट यूज़ हो गया, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना हाफ लाइफ को। ठीक है, तो याद रखना है 75% के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करो हाफ लाइफ को, और 100% के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो हाफ लाइफ को। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है, अ सब्सटेंस इनिशियल कंसंट्रेशन ए, ठीक है, रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर के हिसाब से चल रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए था एक सब्सटेंस का। द टाइम इट टेक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज। ठीक है, तो सिंपल से कंप्लीशन का पूछा, मतलब टी 100% पूछ रहे हैं, तो टी 50 का फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, a/2 के होता है ना। ए क्या है, मतलब आर नॉट बाई टू के फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, तो आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए ही तो है, तो a/2 के आ गया यहाँ पे। और हम लोग को टी 100% पूछा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 50% को, 2 इंटू टी 50 तो होता है ना, तो 2 इंटू टी 50 कर दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू a/2 के, तो 2 और 2 कट गया, a/k आ जाएगा आंसर सीधा। ठीक है ना, a/k सीधा आ गया आंसर। अब आते हैं जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में सिंपल, जैसे आपने अभी याद किया आर नॉट माइनस आर टी बराबर के टी, आपने याद किया ना, आर नॉट माइनस आर टी बराबर के टी आपने याद किया है ना, तो किसके लिए था, वो जीरो ऑर्डर के लिए था। बस इसमें एल एन ऐड कर देना है दोनों में। ठीक है, एल एन क्या होता है कि जब लॉग में एल एन से जब लॉग कन्वर्ट आप करेंगे ना, तो क्या करना पड़ता है, 2.303 लॉग लिख देते हैं एल एन की जगह। ठीक है, एल एन बराबर किसके होता है, 2.303 लॉग के। ठीक है, याद रखिएगा। तो एल एन आर नॉट माइनस आर टी बराबर के टी फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसमें बस आर नॉट माइनस आर टी बराबर के टी था जीरो ऑर्डर में, बस इसमें डिफरेंस क्या आ गया, एल एन ऐड कर देना है। ठीक है, अब
आपको याद हो log a माइनस log b बराबर क्या होता था, log a अपॉन b हो जाता था। तो वही है log a माइनस log b बराबर log a अपॉन b। ठीक है, ln को log मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, kt आ गया यहाँ पे। अब ln की जगह मैंने क्या बोला, 2.303 log ऐड कर दो, तो वही ऐड किया गया, बट 2.303 जो यहाँ लिखा हुआ था उसको यहाँ भेज दिया। ठीक है, इधर भेज दिया ना, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, या फिर इसी को लिख दिया ऐसे, है ना, ये रिवर्स हो गया ना, नीचे पहले डिनोमिनेटर में था RT, अब इधर न्यूमरेटर में चला गया, तो इधर इधर क्या हो गया, चेंज आ गया, बस प्लस की जगह माइनस आ गया, है ना, उधर प्लस में था इधर माइनस में आ गया। ठीक है, तो RT अपॉन R0 क्या है, जब ln यहाँ से हटाएंगे तो इधर e की पावर में चला जाता है, याद रखिएगा। जब इधर से ln को हटाना है तो क्या करेंगे, ये वाले टर्म को पूरा e की पावर में ले लेंगे बस, और इससे क्या निकल आएगा, RT बराबर R0 e की पावर माइनस के। ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, यहाँ से कैसे यहाँ पे आए। ठीक है, तो उसका इसका ग्राफ क्या होता है, RT वर्सेस टाइम का, ये वाले इक्वेशन का ग्राफ ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, एक बात लिखी गई है कि नेवर कंप्लीट। ठीक है, इसका टाइम फॉर कंप्लीशन जो है T100% इनफाइनाइट होता है, ये रिएक्शन चलती रहती है, कभी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, हाफ लाइफ क्या हो गया, हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया इसके लिए ln2/k। ठीक है, जनरली हम लोग 0.693/k डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, मगर उसका मतलब क्या है, ln2/k लिख सकते हैं, उसकी जगह ln की जगह क्या करेंगे, 2.303 log 2/k कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे आता है। ठीक है, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये भी ये भी ये भी। अब उसमें क्या था, T75% जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, 1.5 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में। और T100% तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया स्टेटमेंट कि इनफाइनाइट होता है, तो ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, एक और टर्म आता है एवरेज लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही आता है। टी एवरेज क्या होता है, उसमें सिंपल से ये करना है कि टी एवरेज होता क्या है, पहली बात तो ये समझिए। टाइम, ये थोड़ा सिलेबस से बाहर है वाला टॉपिक। ठीक है, अगर पढ़ना हो तो आप यहाँ पे स्किप कर दे सकते हैं, है ना, मगर अब लिखा है तो हम बता दे रहे हैं कि टाइम ड्यूरिंग विच कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1/e टाइम्स हो जाए। ठीक है, पहले मान लीजिए कंसनट्रेशन R था, बाद में R/e हो गया कुछ टाइम बाद, मतलब 1/e टाइम्स हो जाए, तो उसमें कितना टाइम लगा, वो एवरेज टाइम कहलाता है। एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/k सीधा। ठीक है, तो अब समझना ये है कि जो हाफ लाइफ होता है और टी एवरेज होता है। ठीक है, तो जो एवरेज लाइफ होता है और हाफ लाइफ जो होता है उसमें कौन बड़ा होता है, तो देखिए एक में 0.693/k है ना, और एक में 1/k है ना, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, तो इसमें बड़ा ये वाला होगा ना, 1/k वाला, क्योंकि 1 न्यूमरेटर में ज़्यादा है ना, तो 1/k किसका है, हाफ लाइफ का, है ना, तो वही चीज़ है। चलिए, एक मिनट पीछे, हाँ, ये 0.693/k वाला किसका था, ये 50% वाले का था ना, हाफ लाइफ का, और जो एवरेज वाले का था, एवरेज वाले का कितना था, 1/k था, तो 1/k मतलब 1 न्यूमरेटर में बड़ा हुआ ना, तो एवरेज वाले का लिए टाइम ज़्यादा होगा, तो वही चीज़ लिखी हुई है। टी एवरेज और टी 50% में कौन बड़ा है, टी एवरेज। ठीक है, याद रखिएगा। अब आ गए हैं 21 वाले पॉइंट पे, आफ्टर एन हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला होता है RT अपॉन R0 बराबर हाफ की पावर n। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है याद करने का। ठीक है, RT अपॉन R0 हाफ की पावर n। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला बुक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, वही सेम चीज़ ही लिखी हुई है, बट आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, RT अपॉन R0 हाफ की पावर n। ठीक है, तो पूछेंगे कि कितने हाफ लाइफ में कितनी हाफ लाइफ लगेंगी कि R0 से RT पहुंच जाए। ठीक है, R0 की वैल्यू दी रहेगी इनिशियल पे इतनी थी, और RT पे इतना बचा रेट, तो पूछेंगे कितनी हाफ लाइफ लगेंगी उसको, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है कि टाइम अगर दे दिया गया, हाफ लाइफ पता है आपको, तो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए,
अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड मतलब जीरो ऑर्डर पढ़ लिया आपने, ठीक है, और इवन फर्स्ट ऑर्डर आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये तो जनरल जो हम लोग के सिलेबस में है, मगर मान लीजिए आपसे थर्ड ऑर्डर की कोई बात कर लें, ठीक है, या फोर्थ ऑर्डर फिर पूछ लिया, फिफ्थ ऑर्डर पूछ लिया क्वेश्चन में, तो आपको ये फॉर्मूला आपके लिए काम आएगा, ठीक है। क्या है कि कोई भी हाफ लाइफ किसी भी ऑर्डर पे वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है के टाइम्स के, ठीक है। के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे आपने देखा जीरो ऑर्डर में भी क्या होता था, ए नॉट बाई के आता था ना, नीचे के है, ठीक है। और आपने फर्स्ट ऑर्डर में देखा 0.693 बाई के, है ना, तो वहाँ भी के नीचे आता था। तो के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी हाफ लाइफ के। मगर जो कंसंट्रेशन होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर नॉट की पावर n-1 के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ से आप पता भी कर सकते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर में जीरो यहाँ रखते हैं -1, तो आर नॉट ऊपर चला जाता है ना, तो फॉर्मूला भी होता है जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, आर नॉट बाई के होता है ना फॉर्मूला, आर नॉट बाई 2 के। तो यहाँ पे के नीचे है न्यूमरेटर, तो ये तो यहाँ से आया, मगर आर नॉट जो ऊपर है वो इस फॉर्मूले से ही आया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में 1 - 1 करके जीरो आ जाएगा, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूले में आर नॉट होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसे सेकेंड ऑर्डर का पूछ ले तो 2 - 1 कर देना, है ना। थर्ड ऑर्डर में तो 3 - 1 कर देना। तो ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्वेश्चन आएगा कि आर नॉट 100 था जब हाफ लाइफ उसकी 10 मिनट थी, 50 था तब हाफ लाइफ 20 मिनट थी, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है फिर। तो टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n-1 है ना, तो बस ये फॉर्मूला लग दिया। इसके लिए ये नीचे गया, इसके लिए ये ऊपर चला गया, पावर n-1 थी टोटल, तो 10/20 आ गया, 50 - 100 आया, अपॉन 100 आया। तो ये कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया, और ये आ जाएगा 1/2 आ गया, तो n-1 बराबर 1 आ गया यहाँ से, n बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। कैलकुलेट करके देखिएगा आपको आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब इसमें क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच ओबेज द रेट ला एक्सप्रेशन, क्या, टी हाफ 1/k, ठीक है। तो ये बताना है, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लिख लेना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये कौन सा, इससे आपको पता लगाना है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ पे के अलग है, ए अलग है, ठीक है। के हो गया रेट कांस्टेंट और ए हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है। तो टी हाफ का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा आपने, ठीक है। तो वहाँ से देखो 1/k से तो कुछ नहीं पता चल सकता, क्योंकि टी हाफ तो सबके लिए 1/k होता है, मगर ए से पता चल जाएगा कैसे, कंसंट्रेशन है ना ये। तो आर नॉट की पावर n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/a। तो n-1 के बराबर क्या हो गया 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, सिंपल है। अब आते हैं बात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर पूछे तो ये फॉर्मूला होता है log 1/1 - अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रैक्शन में होता है हमेशा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ठीक है, kT/2.303, ठीक है। चलिए आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर सेम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ सेम है, देन इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू दैट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद द सेम इनिशियल कंसंट्रेशन इज, ठीक है। तो रेशियो बताना है इनिशियल रेट का फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अपॉन जीरो ऑर्डर का, मतलब रेट का फ्रैक्शन है जीरो ऑर्डर ऊपर, नीचे फर्स्ट ऑर्डर, तो ये क्या आएगा, ठीक है। इनिशियल रेट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टू, ठीक उल्टा पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर ऊपर होगा जीरो ऑर्डर नीचे होगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो हाफ लाइफ फर्स्ट और सेकंड मतलब जीरो के बराबर है, तो ln2/k किसके लिए हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा, जीरो ऑर्डर के लिए r0/2k। तो के नॉट इधर भेज दिया, k0/i क्या हो जाएगा, r0/2 × ln2, ठीक है। तो k0/ki बराबर क्या हो जाएगा, r0/2 ×
0.693 इसकी वैल्यू होती है ना ln2 की, देखिए पीछे। तो ये यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, के नॉट आर की पावर जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के 1 हो जाएगा पावर, तो के नॉट अपॉन के आई। अब ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी ना सीधा, किसी की पावर 0 होती तो 1 आ जाता है, ये आर नॉट का आर नॉट उतार दिया, तो के नॉट अपॉन के आई की जगह क्या रख दिया, के नॉट अपॉन के आई की जगह ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो आर नॉट अपॉन 2.693 आ गई, आर नॉट से आर नॉट कर दिया 1/2 इंटू 0.693। ये कब था, जब 0 ऊपर था, फर्स्ट नीचे था। और हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर ऊपर हो और 0 ऑर्डर नीचे हो, है ना, उसका फ्रैक्शन पूछा है, तो उल्टा हो जाएगा 2 इंटू 0.693, ये आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है। इफ़ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसियस स्टेट, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब ये गैसियस स्टेट में है तो प्रेशर का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऊपर रिएक्टेंट है ना, इनिशियल रिएक्टेंट हो गया, फाइनल रिएक्टेंट नीचे हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं बात सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, तो सीडो फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वन रिएक्टेंट इज एक्सेस देन अदर। ठीक है, ऐसे रिएक्शन पे जब रेट लॉ जो होता है ना, तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एक रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है, जैसे पानी के प्रेजेंस में जो बहुत सारी रिएक्शन होती है ना जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो सब जीरो फर्स्ट मतलब सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, सीडो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1 बट मॉलिकुलरिटी इज़ मोर देन 1। ठीक है, इन रिएक्शन में ऑर्डर तो 1 आता है मगर मॉलिकुलरिटी मोर देन 1 आता है, उसको क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, रेट का फॉर्मूला क्या होगा, के ए की पावर 1 बी की पावर 1, मगर एक्सेस में कौन है, ये बी की पावर मतलब बी जो है, मान लीजिए रिएक्टेंट ये एक्सेस में था, तो इसको जो भी एक्सेस में उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो केवल क्या बचा, के ए 1 बचा। तो वही सीडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीडो इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि बी वाला हटा ही दिया गया, होता है तब भी हटा रहे हैं, इस वजह से सीडो बोल दिया गया, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ए की पावर 1 है ना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम याद रखिएगा। ठीक है, या फिर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, वहाँ पे क्या होता है, ये सब जरूरत क्या होता है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। अब जनरली आपने देखा है स्टेटमेंट आपको मिलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू, ये रेट कांस्टेंट है, आर टी लिखा है ना, मगर इसको के बोल सकते हैं, के टी है, के नॉट है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, या के टू अपन के वन बोल दीजिए, जो भी बोलना हो। ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट की बात हो रही है, तो जब भी हम 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो रेट जो रेट कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है, बढ़ाने पे डबल हो जाएगा और घटाने पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, जनरली बोल रहे हैं इसको। ठीक है, फिर आर्हीनियस थ्योरी की बात आती है। आर्हीनियस थ्योरी क्या होती है, सिंपल सा उसमें आपको फॉर्मूला याद करना है, के ए की पावर माइनस ए बाई आर टी। ए क्या होता है, एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, आर्हीनियस फैक्टर इसको कह लीजिए। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, टी जो है टेम्परेचर है जो कि केल्विन में लेना है। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है, के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिवेशन एनर्जी से। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से पता चलता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये समझ में नहीं आता जल्दी, कि आपको एज इट इज़ रट लेना है, ये फॉर्मूले से ये पता चलता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ln ले लेंगे दोनों साइड, तो ln ए माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2.303 लॉग होता, तो 2.303 यहाँ लेते तो यहाँ नीचे चला गया 2.303। ठीक है, वही फार्मूला। अब इस फार्मूले का हम लोग ने इसमें ग्राफ बना दिया, y बराबर एम एक्स प्लस सी वाला, है ना। तो यहाँ पे ए अपॉन 2.303 जो आर है माइनस का, ये क्या हो गया आपका, इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, ये इंटरसेप्ट हो गया। लॉग के क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, लॉग ए क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी, तो सी ये इंटरसेप्ट हो गया, ये स्लोप था, सॉरी है, ये स्लोप था। और 1/t क्या हो गया, 1/t आपका ये 1/t जो यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया।
ठीक है। चलिए, और ये K1 मान के करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे T1 हो जाएगा। K2 मान के करेंगे, यहाँ पे T2 आ जाएगा, ठीक है। तो log K2 माइनस K1 का फॉर्मूला निकालेंगे तो log ए दोनों साइड कट जाएगा, E/2.303 R कॉमन हो जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जो पॉइंट छोड़ते जा रहे हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी इतना नहीं करा रहे हैं तो लेक्चर बहुत आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर आपको एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ अगर मिले कहीं पे, ठीक है, ऐसा ग्राफ एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ जब भी मिले तो उसमें अगर रेट के नीचे प्रोडक्ट दिख रहा हो इस ग्राफ में, ठीक है, तो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा बना होता ग्राफ कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर रहता, रेट नीचे रहता, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक का ग्राफ हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पी नीचे आ रहा है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, ठीक है, एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है, ठीक है। और जो दोनों के बीच का गैप है यही क्या कहलाता है, एंथैल्पी, ठीक है। तो निगेटिव से कम है, जीरो माइनस, है ना, जीरो से कम है ना डेल्टा एच रिएक्शन। तो डेल्टा एच रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, डेल्टा एच बराबर एच पी माइनस एच आर। तो ये वाला फॉर्मूला रखने पे तो इधर जब आर जाएगा एच आर, तो एच आर की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ गई, ठीक है, या कह सकते हैं ई ए बैकवर्ड की वैल्यू ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में उल्टा हो जाएगा इसका, जीरो से बड़ा हो गया, एच पी माइनस एच आर में एच पी बड़ा हो गया, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ा हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ा हो गया तो ये फॉर्मूला आ गया, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन बड़ा हो गया तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ई टी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है दोनों में, ठीक है। और ये वाले में प्रोडक्ट देखिए ऊपर चला गया रिएक्टेंट के, तो क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। कैटलिस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, मतलब जल्दी इक्विलिब्रियम में ला देगा, ठीक है। और क्या इफेक्ट नहीं करता है, इंथैल्पी को इफेक्ट नहीं करता है, गिव्स टू एनर्जी को इफेक्ट नहीं करता, एंट्रोपी को इफेक्ट नहीं करता, कि इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कहती है, कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद sufficient kinetic energy, that is threshold energy, proper orientation so that facilitate breaking of bonds between reacting species, formation of new bonds to form products called as effective collision. इफेक्ट कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये कहती है कि इफेक्टिव कोलिजन वही होगा, जब भी इफेक्टिव कोलिजन होगा तो उससे क्या होगा, रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन कब होगी, जब वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन होता क्या है, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है कि जो दो रिएक्टेंट लेकर आ रहे हैं उन दोनों के बीच में थ्रेशोल्ड एनर्जी हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तब जाके वो ब्रेक, मतलब कोलिजन जब उनका होगा तो बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू फिर फॉर्मेशन होगा नए बॉन्ड्स का। जब बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे ना, तब उस प्रकार के कोलिजन को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। तो वही थ्योरी में दिया हुआ है, ठीक है, वही थी कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब उसके लिए मॉडिफाई कर दिया गया आर्हेनियस इक्वेशन को, तो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से क्या हो गया, रेट जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी के होल टर्म को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इसमें कौन है, तो ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है टर्म, ठीक है। और जेड ए बी क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या जरूरत हो गया, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरत हो गया, ठीक है। तो पी यूज़ किया क्या, प्रोबेबिलिटी भी, तो कोलिजन की जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए वो भी रेट पे ही आती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वजह से ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी विद विच मस्ट बी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो रिएक्टेंट के पास मिनिमम एनर्जी होती है केमिकल रिएक्शन करने के लिए, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को के लिए के पास होती है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसमें बस एक वर्ड याद रखना है, मिनिमम एक्स्ट्रा वर्ड अगर कहीं आपको मिल जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। अब आती है बात लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी क्या है। कोलिजन थ्योरी तो अच्छी बता दी, मगर लिमिटेशन क्या है? ये हमेशा गैसियस रिएक्टेंट रिएक्शंस के लिए फॉलो होती है, ठीक है। पहली तो लिमिटेशन ये हो गई इनकी, क्या कि गैसियस रिएक्शन के लिए फॉलो होती है, या फिर सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए होती है, मगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होती है? फेल हो जाती है, ठीक है। कंसीडर करती है मॉलिक्यूल को हार्ड स्फेयर जैसा, इग्नोर कर देती है उनका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल का जब एटॉमिक लेवल देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना। आपने पहले अपन लोग के कोर्स में होता था चैप्टर सॉलिड स्टेट, वहाँ पे मोनोक्लिनिक रोम्बिक के प्रकार के स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे हम लोग सब मॉलिक्यूल्स के। तो वही चीज़, तो उन्होंने केवल हार्ड स्फेयर को ले रखा है, ठीक है। अगर एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आपको कोई भी रेट कांस्टेंट जो है उसमें उसकी वैल्यू K1 K2 अपॉन K3 दी हुई है, तो उसके केस में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या होगा? ये की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर वाला जो है उसमें प्लस आ जाएगा, नीचे वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, ठीक है। अब मान लीजिए स्क्वायर कर दिया उसका, है ना, तो स्क्वायर वाले में बस मल्टीप्लाई चला जाएगा, ठीक है। तो 2A1 ये नीचे था ना तो माइनस, ठीक है। इसी तरह ये वाला भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2EA1 3EA2 नीचे था ना तो -5EA3, ठीक है। अगर एक ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं B और C, और दोनों के लिए रेट कांस्टेंट जो है एक में K1 है एक में K2 है, तो हम लोग को पूछ लेंगे परसेंटेज ऑफ B कितना है, परसेंटेज ऑफ C कितना है। तो सिंपल आप K1 और K2 से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? परसेंटेज ऑफ C निकालना है तो K2 इसके लिए था ना, K2 इसके लिए तो था, K2 अपॉन K1 प्लस K2 कर देना इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा C का। और परसेंटेज ऑफ B के लिए क्या करेंगे? K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, है ना, आ जाएगा, ठीक है। तो यही था पूरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो आप एक बार NCERT जरूर रीड कर लीजिएगा, है ना, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट छूट रहा हो तो। बाकी जो मेन न्यूमेरिकल जिससे आएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन में इवन थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये इसी लेक्चर के अराउंड बनेंगे, ठीक है। सारा टॉपिक कवर किया गया है, बहुत ही अच्छे नोट्स थे, है ना। तो आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।